शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त एक्सप्लेनर। आज हम हिंदी व्याकरण के इस विशाल और कभी-कभी डराने वाले विज्ञान को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये एक ऐसा वन शॉट मास्टर क्लास है जहां हम रटने के बजाय प्योर लॉजिक और चीट कोड्स पर बात करेंगे। तो तैयार हो जाइए। आज का हमारा रोड मैप एकदम सेट है। हम वर्णमाला और वर्तनी के बेसिक नियमों से शुरुआत करेंगे, फिर संधि और समास की शानदार ट्रिक्स देखेंगे। इसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, फिर तत्सम तद्भव की पहचान और आखिर में पर्यायवाची और विलोम शब्दों को याद करने के लॉजिकल शॉर्टकट्स को क्रैक करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, वर्णमाला और वर्तनी के नियम, जो पूरी भाषा की नींव हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हम बोलते कुछ और हैं और लिखते कुछ और? ये एक बहुत ही क्रूशल एग्जाम फैक्ट है। हमारी जो मौखिक इकाई है, यानी जो ध्वनियां हम बोलते हैं, वो सिर्फ 45 हैं। लेकिन जब बात उन्हें लिखने की आती है तो कुछ और लेटर्स जुड़ जाते हैं और ये संख्या बढ़कर 52 हो जाती है। ये बारीक सा फर्क अक्सर एग्जाम में फंसा देता है। अब व्यंजनों के इस वर्गीकरण को समझिए। ये रटने वाली चीज बिल्कुल नहीं है, ये तो एकदम प्योर मैथ्स है। ये पूरा सिस्टम इस बात पर काम करता है कि बोलते वक्त आपके मुंह के अंदर जीभ और हवा का फ्लो कैसे होता है। गले से लेकर होठों तक स्पर्श करने वाले 25 वर्ण, अंदर से आने वाले 4 अंतस्थ, रगड़ या घर्षण पैदा करने वाले 4 ऊष्म और आखिर में 4 संयुक्त व्यंजन। एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन। चलिए अब मिलते हैं वर्तनी के उन 5 महारथियों से जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा धोखा देते हैं। हर एक शब्द में एक खास ट्रैप है। उज्ज्वल को ही ले लीजिए, इसमें 2 आधे ज आते हैं, कोई पूरा ज नहीं। सन्यासी में बिंदी और आधा न दोनों एक साथ लगते हैं। ज्योत्सना में आधा त और आधा स आता है। पूजनीय को अक्सर लोग गलती से पूजनीय लिख देते हैं। और कवयत्री तो खैर एग्जामिनर्स का ऑल टाइम फेवरेट है। ओके, एक क्विक रैपिड फायर हो जाए। एग्जाम वाले प्रेशर को इमेजिन कीजिए। जरा सोचिए, इनमें से शुद्ध वर्तनी यानी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? सही मात्राओं और आधे अक्षरों को पहचानने की नज़र होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने विकल्प ए उन्नति चुना है, जिसमें आधा न और त पर छोटी ई की मात्रा है, तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। अब हम अपने दूसरे सेक्शन पर आते हैं, जो है संधि और समास की ट्रिक्स, यानी अक्षरों और शब्दों को आपस में जोड़ने का विज्ञान। यहाँ एक बहुत पुराने और क्लासिक कंफ्यूजन को हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं। संधि और समास में आखिर फर्क क्या है? सिंपल है। संधि पूरी तरह से ध्वनियों के टकराने का गेम है। जैसे विद्या और आलय मिलकर विद्यालय बनते हैं, वहीं दूसरी तरफ समास पूरे के पूरे शब्दों को जोड़ देता है और उनके बीच के कारक चिन्हों को गायब कर देता है। जैसे राजा का पुत्र बन गया राजपुत्र। अब संधि पहचानने के लिए पन्ने भर के नियम रटने की कोई जरूरत नहीं है। ये विजुअल ट्रिक्स आपका काम सेकंड्स में कर देंगी। शब्द के ऊपर एक मात्रा दिखे तो गुण संधि, 2 मात्राएं दिख जाएं तो वृद्धि संधि। अगर य, व या र से ठीक पहले कोई आधा अक्षर चिपका हुआ हो तो 100% यण संधि है। और अगर कहीं नीचे हलंत दिख जाए तो बिना सोचे समझ जाइए कि वो व्यंजन संधि है। और अगर एग्जाम में संधि विच्छेद करने को आ जाए तो बस ये 3 स्टेप्स का चीट कोड लगाइए और अपने मार्क्स पक्के कीजिए। सबसे पहले शब्द में उस पॉइंट को खोजिए जहां जोड़ है, फिर उसे कायदे से तोड़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 3, चेक कीजिए कि टूटने के बाद जो 2 शब्द बने हैं, क्या उनका अपना कोई लॉजिकल मतलब निकल रहा है। अगर हाँ, तो आपका विच्छेद एकदम सही है। समास के भेदों को पहचानने का भी एक अल्टीमेट शॉर्टकट है, बस उसकी बनावट को पकड़िए। शब्द किसी उपसर्ग से शुरू हो रहा है तो अव्ययी भाव है, बीच से कारक चिन्ह गायब है तो तत्पुरुष है। अगर किसी की क्वालिटी या विशेषण बताया जा रहा है तो कर्मधारय। शुरुआत में ही कोई नंबर आ गया जैसे नवरत्न तो द्विगु। दोनों शब्द बराबर के टक्कर के हों और बीच में और का सेंस हो तो द्वंद्व। और अगर दोनों मिलकर किसी तीसरे ही वीआईपी की तरफ इशारा कर दें जैसे दशानन यानी रावण, तो वो बहुव्रीहि समास है। चलिए अब सेक्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, ये वो छोटे छोटे शब्दांश हैं जो पूरे शब्द का गेम पलट सकते हैं। उपसर्ग यानी प्रीफिक्स, इसका कॉन्सेप्ट बड़ा दिलचस्प है। इनका अपना अकेले कोई वजूद या मतलब नहीं होता, लेकिन जैसे ही ये किसी मूल शब्द के आगे लगते हैं, ये उसकी पूरी की पूरी परिभाषा को पलट कर रख देते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए। हार का मतलब होता है पराजय या गले का हार, लेकिन जैसे ही इसके आगे प्र जुड़ा, ये बन गया प्रहार, जिसका मतलब है सीधा हमला। देखा आपने, मीनिंग पूरी तरह से रिवर्स हो गया।
और यहाँ पर एक बहुत ही खास नंबर है 22। ये एक ऐसा फैक्चुअल सवाल है जो एमसीक्यूज में अक्सर घूम फिर कर आ ही जाता है। याद रखिएगा, हिंदी शब्द रचना में संस्कृत के कुल 22 मूल उपसर्गों का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, तत्सम, तद्भव और शब्दभेद। यहाँ हम देखेंगे कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई और उन्होंने समय के साथ खुद को कैसे इवॉल्व किया। भाषा के इस एवोल्यूशन को हम विजुअल पैटर्न से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। शुद्ध संस्कृत यानी तत्सम शब्द जब तद्भव में बदलते हैं तो एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करते हैं। क्ष अक्सर ख या छ में बदल जाता है, व बन जाता है ब और श बदल जाता है स में। और इस पूरी टेबल की सबसे बड़ी निंजा टेक्निक बताऊं, अगर आपको किसी शब्द पर चंद्र बिंदु दिख जाए तो ये पक्की गारंटी है कि वो शब्द तद्भवी है। आपको पता है, हमारी भाषा बहुत फ्लेक्सिबल और वेलकमिंग है। ये बाहर से आए शब्दों को भी बड़े प्यार से अपनाती है। इसी से बनते हैं संकर यानी हाइब्रिड शब्द। जैसे अंग्रेजी का रेल और हिंदी की गाड़ी मिलकर बन गए रेलगाड़ी। इसके अलावा डॉक्टर या कागज जैसे पूरी तरह से विदेशी शब्द भी हमारी आम बोलचाल का हिस्सा हैं। और ये रिक्शा शब्द जो हम रोज बोलते हैं ना, ये असल में एक जापानी शब्द है ना अमेजिंग। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन यानी भाग 5 पर, पर्यायवाची और विलोम शब्दों के वो लॉजिकल शॉर्टकट्स जो आपका बहुत सारा वक्त बचाने वाले हैं। पर्यायवाची रटने से बचना है तो ये चीट कोड आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। बस पानी के पर्यायवाची याद कर लीजिए। अब देखिए जादू। पानी के जल में ज जोड़ा यानी जन्म लेने वाला तो बन गया कमल, द जोड़ा यानी देने वाला तो बन गया बादल, और अगर धी जोड़ दिया यानी धारण करने वाला तो बन गया समुद्र। मतलब एक बेस वर्ड याद किया और पूरी की पूरी वोकैबुलरी आपकी मुट्ठी में। विलोम शब्द भी कोई रैंडम तरीके से नहीं बनते हैं, इनके पीछे भी एक पूरा लॉजिकल सिस्टम काम करता है। ये बस विरोधी उपसर्गों को आपस में स्वैप करने का खेल है। सु का मतलब है अच्छा, तो शब्द बना सुपुत्र। अब इसका उल्टा करना है तो कुछ नया मत सोचिए, बस सु को हटाइए और उसकी जगह कु लगा दीजिए, बन गया कुपुत्र। तो अब तक हमने जितने भी रूल्स, ट्रिक्स और फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, उनका बॉटम लाइन क्या है? वो सब इसी एक बेसिक डेफिनेशन पर टिके हैं। शब्द वही है जो अपने आप में कोई सार्थक अर्थ दे। अगर लेटर्स के किसी ग्रुप का अपना कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है, तो व्याकरण की नज़र में वो शब्द कहलाने लायक ही नहीं है। हिंदी व्याकरण का सबसे गोल्डन और साइंटिफिक रूल बस इतना सा है, जैसा बोला जाता है ठीक वैसा ही लिखा जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि अगर आपको स्पेलिंग की गलतियों से बचना है तो आपका उच्चारण यानी प्रोनंसिएशन एकदम क्रिस्टल क्लियर और शुद्ध होना चाहिए। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जिस भाषा को हम अक्सर सिर्फ भावना और कहानियों का जरिया मानते हैं, अगर उसे इस तरह फॉर्मूलाओं, पैटर्न्स और लॉजिक में तोड़ा जा सकता है, तो क्या व्याकरण असल में गणित की ही कोई खूबसूरत सी शाखा है जिसे बस डिकोड करने की जरूरत है? सोचिएगा जरूर।